हाय दोस्तों, स्वागत है कुछ भी में। प्रस्तुत है धर्मवीर भारती की मशहूर रचना गुनाहों का देवता भाग 14। लेकिन बर्टी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने कहाँ क्या टूट गया जो फिर नहीं बन पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। अब कभी कभी वो अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। अब वे कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उनकी चीर फाड़ करता, उनकी शव परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अब किसी ने उसे तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू किया और इस तर्क वितर्क और अंधविश्वास के भयंकर जल प्रलय के एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारे ले जा पटका। सुधा का खत आया। दिल्ली में पापा अपने कुछ काम से रुके थे और सुधा की तबीयत खराब हो गई थी। अब वे 2-3 रोज में आ जाएंगी। लेकिन चंदर के मन पर एक अजब सा असर हुआ था इस खत का। सुधा का पत्र नहीं आया था। सुधा दूर थी, तब वो खुश था, वो उल्लसित था। सुधा का पत्र आते ही सहसा वो उदास हो गया। उदास तो क्या, उसे उबकाई सी आने लगी। उसे ये सब सहसा पता नहीं एक नाटक सा लगने लगा, एक बहुत सस्ता नीचे स्तर का नाटक। उसे लगता था ये सब चारों ओर का त्याग, साधन, सौंदर्य, ये सब झूठ है। सुधा अभी अंततोगत्वा वही साधारण लड़की है जो कुंवारे जीवन में पति और विवाहित जीवन में प्रेमी की भूखी होती है। वो भी शैतान से पूर्णतया हारा नहीं था। वो लड़ने की कोशिश करता था, लेकिन वो हार रहा था, ये भी उसे मालूम था। और चंदर के जिस गर्व ने उसकी जीत में साथ दिया था, वही गर्व उसकी हार में साथ दे रहा था। उसने मन में सोच लिया कि वो सुधा से, सभी लड़कियों से, इस सारे नाटक से नफरत करता है। सुधा का विवाह होना ही था, सुधा का वो विवाह करना ही था। सुधा के आंसू झूठे थे। अगर चंदर सुधा को न भी समझाता तो घूम फिर कर सुधा विवाह करती ही। तब फिर विश्वास काहे का, त्याग काहे का। विश्वास टूट चुका था, गर्व जिंदा था। गर्व घमंड में बदल गया था, घमंड नफरत में, और नफरत नसों को चूर चूर कर देने वाली उदासी में। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग लगा दी। ये लोग दोपहर को 1 बजे के लगभग आए, जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और बिनती ने आते ही अपने कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेज़ें साफ की और उसके बाद कमरा धोने में लग गई। बिनती बाल्टी में पानी भर भर कर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा का। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमजोर भी हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा बिनती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ, कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें भी साथ दिल्ली ले गए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो उल्टे लौट जाए। वो अगर इस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाएगा। लेकिन वो बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वो लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने जो ही आहट पाई, वो फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में खुसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे और बेतहाशा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों की भोली हंसी हंसकर बोली, चंदर चंदर हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी छोड़ेगी नहीं। छी, दूर हटो सुधा, ये क्या नाटक करती हो, आज तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो पत्थर की तरह खड़ी रही, फिर जैसे लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से बोला ही नहीं। डॉक्टर साहब के जगते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर चला गया और बिंतु को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ ना हो तो ज़रा ऊपर खाना दे जाओ। बिंती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रह गई उनकी। बिंती के बहुत समझाने पर सुधा ऊपर खाना लेकर गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक और बनाकर चंदर को देने लगी। तुम जाओ, चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, मैं खा लूँगा। सुधा ने कौर थाली में रख दी और चंदर के पायताने बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो, बताओ हमसे क्या पाप हो गया है। पिछले 1.5 महीने हमने एक क्षण गिन गिन कर काटे कि कब तुम्हारे पास आए। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। मुझे जो चाहे सजा दे लो, लेकिन ऐसा न करो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा
इन सब बातों से फ़ायदा नहीं। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करना अच्छा लगता था, अब तो किसी की सुहागिन के मुंह से ये शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो ये बात है तुम्हारे मन में, मैं पहले से समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह वाले चूड़े उतारकर छत पर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वो करूंगी, यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतारकर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया, उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। बिंती, बिंती, उसने घबरा कर पुकारा और सुधा से बोला, अरे ये क्या कर रही हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से, मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा तो जी ठंडा पड़ जाएगा। चंदर उठा और उसने जबरदस्ती सुधा के हाथ पकड़ लिए। बिंती आ गई थी। लो, इन्हें चूड़े तो पहना दो। बिंती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए। बिंती बोली, मैं नहीं खाऊंगा। चंदर ने रुधे गले से कहा, खाइए वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा खत्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह से बोलते हैं ना दीदी, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम है, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं, दीदी की तबीयत इधर बहुत ख़राब है, उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा? आप समझते होंगे ये बहुत सुखी होंगी, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे, अब क्या हो गया है? चंदर ने सिर उठाया और गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है बिंती, मैं कभी नहीं सोचता था कि सुधा को मैं इतना दुख दे सकूंगा। इतना अभागा हूँ कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर गए। बिंती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपने छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी भी रोएंगी। लीजिए खाइए, जाओ दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो, चंदर ने कहा। बिंती गई, फिर लौट कर बोली, बहुत रो रही हैं, अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने ना खाया तो? नहीं, आप खा लीजिएगा तो खा लेंगे, उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, बिंती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, बिंती, तुम हमारी और सुधा की उस जन्म की कौन हो? सुबह के वक्त चंदर जब नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वो बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर किसी काम में उसकी तबीयत नहीं लगी। उसने क्लास छोड़ दिए, लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पुलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया, जहां उसे अपनी थीसिस छपने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वो टिक नहीं पाया। जब तक वो सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखा न दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वो लौटा तो खाना तैयार था। बिंती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा? अपनी छत पर, बिंती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी बरसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरवैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों के मुंह छिपा रहा था। हवा के तेज झकोरों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख मिचोली खेल रहा था। सुधा ने अपने खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस जाते थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया। वो कुछ भी नहीं बोली। बगल में बिछी हुई बिंती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वो क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उससे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तू नाराज हो गई? जाने मुझे क्या हो गया था, लेकिन माफ नहीं करोगी? चंदर ने बहुत कांपती हुई आवाज में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा? चंदर ने सुधा के दो कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपने गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है कभी कभी। लगता है वो पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और मैं तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान टूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसे करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है सुधा? और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पाँव पर चू पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पाँव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच कितनी अपराधी हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी चौपट कर दी, लेकिन मैं क्या करूँ? किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही क्या सकता है चंदर? तुम भी बर्दाश्त करो और हम भी। चंदर नहीं बोला।
उसने सुधा के हाथ अपने होठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे, और तुम इस तरह करोगे तो? नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है। लेकिन इधर जाने मुझे क्या हो गया था। हाँ समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर हम थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वो फिर चुपचाप लेटकर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोन जूहे के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी होठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर बाद वो आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदर ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और पास तुम बैठे हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसू लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफ बरदोश बादलों को न देख, बेखबर तो कुचल न जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जाकर पटका मुझे। क्यों, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? चंदर ने पूछा। हाँ, सब तो यही समझते हैं, लेकिन जो तकलीफ है वो मैं जानती हूँ, या बिनती जानती है। सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदर ने पूछा। क्या बताएं तुम्हें चंदर, कभी कभी मन में आता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, ये मैं कभी नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ ना। चंदर ने कहा। बता दूंगी देवता, तुमसे भला क्या छुपाऊंगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो, कहाँ तुम कहाँ दुनिया। काश के कभी तुम्हारे गोद से अलग न होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर के गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखुड़ियाँ बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर सुधा और बिनती के प्राणों को विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है, और सुधा भूल गई थी कि शाहजहाँपुर से भी उसका कोई नाता है। बिनती का इम्तहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा बिनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों पर झूलने लगी थी। बिनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर बिनती को ज़बरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे बिनती के लिए। सुधा बिनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर बिनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर बिनती को बहुत स्नेह करने लगा था। वो बिनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गाँव का मामला, काने कुब्जों की बारात। शहर में सुधा, बिनती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी वहाँ भला क्यों कर हो सकती थी। फिर कहने वालों की ज़बान, कोई क्या कह बैठे। यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया था। इसलिए चंदर वहाँ बिनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था और दिन भर की शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वो चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपने सांसों की गरमाई में समेटे रहती थी। चंदर के माथे पर हर क्षण वो जाने कितना स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि बिनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल घर में छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा आंख में आंसू भरे बैठी है। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वो चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा, और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला। वो लेट गया और बोला, सुधा दुखी मत हो, आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का। रहा मैं तो अब मैं सशक्त रहूँगा, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते। तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नरक में जा रही हूँ। तुम उसे नरक क्यों कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक ओर खिसका दिया और बोली, चंदर उनमें सब कुछ है, वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, वे मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं। लेकिन ये सारे स्वर्ग का मूल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कण कण विद्रोह कर उठता है। और सहसा घुटनों में मुंह छुपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी रो मत सुधा,
अब तो जैसा है, जो कुछ भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूं चंदर, वो इतने अच्छे हैं और इसके अलावा अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूं, कैसे कहूं। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसी जिंदगी हो वैसा निबाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही ये नशा रहता है, फिर किसको ये सूझता है। आओ चलो चाय पिएं। उठो, पागलपन नहीं करते, परसों चली जाओगी, रुला कर नहीं जाना होता। उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था। चल स्वार्थी कहीं की, क्यों ना करूं ब्याह, और जनाब दो दो करूंगा। अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही हैं। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना हमेशा, हमारी याद करके, और अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के होंठों से लगाकर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं इतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ, तो तुम क्या करोगी। कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा। होगा क्या, मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को। लेकिन चंदर तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध है, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वो रोई नहीं, शांत थी जैसे वध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छाह रहती है। बादलों के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छाह को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक बार उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही वो सब कुछ खो बैठा था। उसके मन में कोई अस्थायित्व नहीं रहा। लगता था जैसे वो एक जलागार है जो बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छाह पड़ती है, और उनके चले जाने के बाद फिर वो उनका प्रतिबिंब धो डालता है और बदलकर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज़ पानी को रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निछार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, भर्ती का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज़ उसके हृदय को छू न पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निरपेक्ष आत्मा नहीं है, और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया था। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वो हवा के हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कभी भी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया था, और वो जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 रोज बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल पल चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी, तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी जिंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भेदना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे हो निबाह करना चाहिए, तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निबाह नहीं किया तो ये तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निबाह करूंगी, लेकिन मैं कैसे संभालूं अपने को। दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं, नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना दुख सुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है कि लगता है तुम्हें भी मुझसे खींचकर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के ही सहारे मैं ये नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूँ। मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आँखों की नींद खत्म है, पाँवों में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगा है, कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वो बरेली गए हैं तो लगता है कि मैं आदमी हूँ, तभी तुम्हें लिख भी रही हूँ। तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें ना लिखूँ, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में कीड़े भी होंगे। अच्छा, अब माँ जी नीचे बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और उसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिन सुधा। चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिया और बिनती को बुलाया। बिनती हाथ में साग और डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वो खत बिनती को दे दिया। बिनती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वो उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
थोड़ी देर बाद बिनती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को खत कब लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों, क्या लिखूं बिनती? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ झल्लाकर चंदर ने कहा। बिनती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था कि मैं देवता हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है? पहले से ज़्यादा, बिनती बोली। अच्छा, ताज्जुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताज्जुब होता। तुम जानती तो सुधा के इस खत से मुझे ज़रा भी दुख नहीं हुआ, सिर्फ झल्लाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है दुख और अंतर्द्वंद का। किस लड़की को ये सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हों, लेकिन अगर वो किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपना शरीर ही देंगी। और यदि वो अस्वीकार कर लिया जाए तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है, बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है। उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण करना है। जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत होती जा रही है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीज़ें समझता था, प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत। अब मुझे दोनों ही एक चीज़ें लगती हैं और जाने कैसे अरुचि हो गई है ज़िंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिनती? मेरी? अरे हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम क्या आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बात है, ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है कि वहाँ लड़कियाँ समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन बातों पर अपना मन नहीं बिगाड़ती। बल्कि मैंने तो देखा है सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं, और दीदी अब छोटी सी नहीं कि उनकी ऐसी तबीयत खराब हो जाए। ये सब मन में घुटने का नतीजा है। जब ये होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती हैं? उन्हें तो और मोटी हो जाना चाहिए, बिनती बोली। इस समस्या का इतना सरल समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना? धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम देती हो। अभी तक ये विद्वता कहाँ छुपा रखी थी? नहीं, आप मजाक ना बनाइए तो मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज़्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वो गाँव की ज़िंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ और क्या, वहाँ इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है, और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियाँ सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताज्जुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती। वहाँ तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियाँ इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में न फंसे। चंदर चुपचाप बैठा चाय पीता रहा। आज तक वो जिंदगी को कितना पवित्र मानता रहा, लेकिन जिंदगी कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वो है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितनी भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कैसी अमृतमय मुस्कान झलकाती रहती है। ये बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें भी सभी गुण भरे हैं। इस दुनिया में चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना धोखा खाया है। जिंदगी ये है, मांसलता और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छिपाने की कला। वो बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रही और सुधा भी, तुम लोगों की जिंदगी में वो सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुनकर? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई है उससे ज़्यादा आ सकती है भला? बताना चाहो तो बता दो। अब मैं ज़िंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविकता के स्तर पर। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया, न अब छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज़्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की ज़िंदगी में तो ये सब नहीं आ पाया। वे बड़ी विचित्र सी थीं, सबसे अलग रहती थीं और पढ़ती और कमल के पोखरों में फूल तोड़ती थीं। बस मेरी जिंदगी में। चंदर ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने के इस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा। वो शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिनती ने अपने पाँवों से चंदर के पाँवों की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर ने पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपके व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसे अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी, आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति, और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर विरोध होते हैं मन के प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। फिर ये सब क्या है, क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा
आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिंती, बस, बिंती ने चंद्र को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंद्र चुप हो गया। चंद्र जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीज़ें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी एक पक्ष चंद्र के सामने रखा था, बिंती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है कौन झूठ, वो किसका तिरस्कार करे किसको स्वीकार करे। अगर सुधा गलती पर है तो चंद्र का जिम्मा है। चंद्र ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिंती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र।